हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो वीडियो आया है आज कई दिनों बाद आया है, लेकिन हमारी जो कोशिश रहेगी वो यही रहेगी कि हम बोर्ड एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको लिए अधिक से अधिक कंटेंट उपलब्ध करा सकें, क्योंकि 24 अप्रैल से उनके पेपर एग्ज़ाम जो है बोर्ड के वो स्टार्ट है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ जब मैंने उसके सिद्धांत यानी कि प्रमाण बताए थे जैव विकास के। ठीक है, आज जो है टॉपिक वो है जैव विकास के सिद्धांत। ठीक है, जिसमें से नंबर 1 जो है वो पहला है हमारा लैमार्कवाद। 3 जैव विकास के सिद्धांत अभी तक हमने पढ़े हैं। पहला है लैमार्कवाद, दूसरा है डार्विनिज्म यानी कि डार्विनवाद, तीसरा है ह्यूगो डी ब्रीज का उत्परिवर्तन सिद्धांत। ठीक है, तो जिसमें से पहला है आज हमारा लैमार्कवाद या लैमार्किज्म। तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ जैव विकास के बारे में, उसमें से थोड़ा सा और अधिक हम समझ लेते हैं कि जैव विकास है क्या। एक छोटी सी डेफिनेशन के रूप में मैंने यहाँ पर इसको लिखा है, समझाने की कोशिश की है। देखिए जरा, सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तनों के फलस्वरूप आधुनिक जटिल प्राणियों का विकास जैव विकास कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि सरल जीवों से, जितने भी हमारे एक कोशिकीय जीव जो आदि पृथ्वी पर पाए जाते थे, ठीक है, उनसे जटिल प्राणियों का विकास, मतलब उन जीवों से लेकर सूक्ष्म जीव या एक कोशिकीय जीवों से लेकर आज तक जो मनुष्य जाति विकसित हुई है, उन जीवों के विकास का पूरा प्रक्रम क्या कहलाता है? जैव विकास कहलाता है, जैसा कि इस डेफिनेशन के अनुसार हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लैमार्कवाद की। क्या है लैमार्किज्म? इसमें सबसे पहला जो है कि ये जो लैमार्किज्म था वो किसने प्रस्तुत किया था उसके बारे में जानते हैं कि फ्रांसीसी जीव विज्ञानी जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, जैसा कि इनका नाम है डी लैमार्क यानी कि लैमार्क, उन्हीं के नाम पर इन्होंने अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था जिसका नाम था लैमार्कवाद। ठीक है, जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने जैव विकास के संबंध में सर्वप्रथम सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यह सिद्धांत लैमार्क द्वारा लिखी पुस्तक जिसका नाम क्या था? फिलॉसफी जूलॉजी। मतलब इन्होंने ये जो अपना सिद्धांत दिया था या सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो अपनी पुस्तक जिसका नाम था फिलॉसफी जूलॉजी में प्रस्तुत किया था। और कब किया था? 1809 में। ठीक है, इसके बाद ये जो सिद्धांत था यानी कि जो लैमार्कवाद ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था, इसकी 4 मूल धारणाएं इन्होंने प्रस्तुत की। ठीक है, वो 4 मूल धारणाएं कौन कौन सी थी वो इस क्रम में हमने प्रस्तुत की है। जैसे कि पहली है बड़े होने की प्रवृत्ति यानी कि टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज। दूसरा है वातावरण का सीधा प्रभाव यानी कि डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तीसरा है अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। लास्ट है उपार्जित लक्षणों की वंशागति यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अब ये चौथा जो है इसमें ये जो धारणा है, चौथी धारणा है वो उपार्जित लक्षणों की वंशागति, यानी कि ये जो लैमार्कवाद है इस सिद्धांत को हम उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं इस वाली धारणा के अनुसार। ठीक है, अब एक एक करके इन चारों को समझते हैं कि लैमार्कवाद ने क्या कहा था। पहला था हमारा क्या? बड़े होने की प्रवृत्ति यानी कि टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज। इसका मतलब क्या है कि बड़े होने की प्रवृत्ति मतलब पृथ्वी पर जितने भी जीव रह रहे हैं या रह चुके हैं उन सभी में क्या थी? बड़े होने की प्रवृत्ति। मतलब जो जीव जन्म हुआ है, जिसने अपनी इस धरती पर जन्म लिया है, वो धीरे 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 अपनी साइज में या आकार में क्या करता है? वृद्धि करता है। यानी कि बड़े होने की प्रवृत्ति जो है वो उसमें हमेशा से ही विद्यमान रहती है किसी भी जीव में, अगर उस जीव ने जन्म लिया है तो। ठीक है, अगला है वातावरण का सीधा प्रभाव, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उन सब पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। मतलब जिस परिवर्तन के जिस क्रम के अनुसार वातावरण में परिवर्तन होता है उसी परिवर्तन के अनुसार या वातावरण में परिवर्तन के अनुसार ही जीवों की शारीरिक संरचना में क्या आता है? परिवर्तन आता है। ये मेरे अनुसार नहीं है, किसके अनुसार है? लैमार्क के अनुसार है। ठीक है, तीसरा है अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग का प्रभाव।
अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग का प्रभाव का मतलब क्या है कि वातावरण के अनुसार, जैसे हम इसी दूसरा जो पॉइंट है हमारा, दूसरी जो धारणा है, इससे ही थोड़ा रिलेटेड करते हैं कि वातावरण का सीधा प्रभाव, अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग का प्रभाव। मतलब क्या है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, मतलब जिस प्रकार वातावरण परिवर्तित होता है तो जो जीव पृथ्वी पर रह रहे हैं वो उस वातावरण के अनुसार ही अपनी शारीरिक संरचनाओं में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। और परिवर्तन के फलस्वरूप जिस अंग का वो अधिक प्रयोग करते हैं वो अंग जो है वो अधिक विकसित होते चले जाते हैं, और जिन अंगों का उपयोग वो कम करते हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, विलुप्त होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। तो इसमें जो है लेमार्क ने कहा है कि अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग का प्रभाव, मतलब क्या है कि जो अंग अधिक प्रयोग में लाया जाएगा वो अधिक विकसित होगा या अधिक वृद्धि करेगा, और जो अंग उपयोग में कम लाया जाएगा जिसका कार्य क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, वो धीरे धीरे उसी प्रकार समाप्त होता चला जाता है लेमार्क के अनुसार। ठीक है, लास्ट पॉइंट है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ये पॉइंट भी जो है वो इस तीसरे वाले से रिलेटेड है। मतलब क्या है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, मतलब वातावरण में परिवर्तन के फलस्वरूप जो अंग ज्यादा विकसित हुए, वो जो विकसित हुए अंग हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते रहते हैं, अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं, यानी कि वंशागत होते रहते हैं। ठीक है, यही क्या है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, यानी कि जो उपार्जित लक्षण विकसित हो गया वो जो होगा वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होगा, स्थानांतरित होगा या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये जो थी वो किसने की दी थी, लेमार्कवाद ने ये 4 मूल धारणाएं प्रस्तुत की थी। मेरा अनुमान है कि ये चारों धारणाएं आपकी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इन मूल धारणाओं को प्रमाणित करने हेतु लेमार्क ने निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत किए। अब इन्होंने जो चारों मूल धारणाएं दी उनको प्रमाणित करने के लिए लेमार्क ने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए, जिनमें से 2 प्रमुख हैं, मुख्य हैं। एक तो है जिराफ का उदाहरण और एक है सर्पों का उदाहरण। ठीक है, अब इन दोनों में क्या है, जिराफ का उदाहरण क्यों लिया इन्होंने, लेमार्क के अनुसार प्रारंभ में जो जिराफ थे वो बकरी जैसे या गाय जैसे जीव थे जो पृथ्वी पर उगने वाली घास को क्या करते थे, खाया करते थे। लेकिन पर्यावरण के फलस्वरूप जब जो भूमि थी वो हरियाली भूमि ना रहकर किसमें परिवर्तित होने लगी, रेतीली यानी कि रेगिस्तान में परिवर्तित होने लगी। अब जब रेगिस्तान में परिवर्तित भूमि होने लगी तो क्या हुआ कि जो पृथ्वी की हरी भरी घास थी या वनस्पति थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, समाप्त होने लगी। और जब समाप्त होने लगी तो जिराफ जैसे जीवों ने क्या करा कि अपनी दोनों टांगों को और गर्दन को उचकाकर क्या करना शुरू कर दिया, पेड़ों के ऊपर पाई जाने वाली पत्तियों को खाना शुरू कर दिया अपना जीवन यापन करने के लिए। और धीरे धीरे ये जो गुण था वो उनमें क्या होता गया, विकसित होता गया। इन्होंने अपनी दोनों टांगे और अगली दोनों टांगे उचकाना और गर्दन को उचकाना सीख लिया, और धीरे धीरे ये जो गुण था वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता रहा, ऐसे ही निरंतर बढ़ता रहा। और इनके जो गुण थे वो क्या हो गए, जो उपार्जित लक्षण था वो एक विकसित हो गया कि इनकी जो गर्दन थी वो धीरे धीरे लंबी होती चली गई और अगली टांग। ठीक है, अब है दूसरा उदाहरण सर्पों का उदाहरण। सर्पों का उदाहरण में लेमार्क ने एक अपनी अलग विचारधारा प्रस्तुत की है। इन्होंने कहा है कि प्राचीन समय में जो सर्प पाए जाते हैं यानी कि जो सांप पाए जाते हैं उनका क्या थे, उनके शरीर पर पैरों का पाया जाना था, मतलब उनके शरीर में पैर पाए जाते थे जिनसे उनको क्या होती थी, कठिनाई होती थी, और वो आसानी से दौड़ नहीं सकते थे। और वो रहते कहां पर थे, बिल में रहते थे, जिससे बिल में घुसते समय उनको पैरों से क्या होती थी, उन्हें असुविधा होती थी या कठिनाई होती थी। ठीक है, और कठिनाई होने के फलस्वरूप वो आसानी से किसी भी अन्य जीव का क्या बन जाते थे, शिकार बन जाते